नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज बहस बिहार की में कोई राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं है। आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा है जो सीधे सीधे आपसे, हमसे और हमारे समाज से जुड़ा है। आज एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत पर चर्चा है। अतुल सुभाष महज 34 साल के थे, पेशे से एआई इंजीनियर और बेंगलुरु में पोस्टेड थे। लेकिन 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर ली। मौत को गले लगाने से पहले अतुल सुभाष ने 90 मिनट का वीडियो, 24 पन्नों की चिट्ठी और सैकड़ों सवाल सबके सामने छोड़े हैं। 90 मिनट के वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने जो सवाल उठाए, आरोप लगाए, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। अतुल की 2019 में निकिता सिंघानिया के साथ शादी हुई। शादी के 2 साल बाद ही पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण के केस दर्ज करा दिए। अतुल ने ससुराल वालों की आर्थिक मदद भी की थी, फिर भी पत्नी ने 3 करोड़ का गुजारा भत्ता मांगा। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर अतुल के खिलाफ दर्ज करा दी। अतुल के आरोपों के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अतुल का दावा है कि उन्हें 2 साल में 120 बार पेशी पर कोर्ट में जाना पड़ा। अतुल ने यहां तक आरोप लगाया है कि कोर्ट में जज के सामने ही पत्नी ने कहा, सुसाइड क्यों नहीं करते। यह बात सुनकर भी जज हंस दी। लिहाजा अतुल ने पत्नी, ससुराल और न्यायिक व्यवस्था के आगे हारकर 9 दिसंबर को सुसाइड की, लेकिन अपने बेटे के लिए एक तोहफा भी छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि उनका बेटा साल 2038 में 18 साल का होने पर उसे खोलकर देखे। हालांकि पूरे मामले में आरोपी ससुराल पक्ष की ओर से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं मामले में बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में 4 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108 मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 3.5 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों की जांच की मांग की। साथ ही जौनपुर की फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। चलिए आपको सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने क्या कुछ कहा था, क्या आरोप लगाए थे, वो सुनवा देते हैं। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे में आज हमारे कुछ सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1 है कि पत्नी, ससुराल वाले या न्यायिक व्यवस्था अतुल सुभाष को किस किस ने मारा है। अतुल सुभाष जिनकी हत्या हुई है, जिनको मारा गया है या जिन्होंने सुसाइड की है, उनको किस किस ने मारा है। जीते जी तो अतुल को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मौत के बाद अतुल को इंसाफ मिलेगा? फिर कोई अतुल सुसाइड के लिए लाचार ना हो, क्या इसके लिए न्यायिक व्यवस्था अपने भीतर झांकेगी? और क्या कानून के दुरुपयोग पर रोक के लिए कानून बनेंगे? तो ये सवाल है जिनको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। क्या कानून के दुरुपयोग के लिए भी कुछ किया जाएगा, कुछ नियम कायदे आएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सुप्रीम कोर्ट के जो एओआर राकेश सिंह जी हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक शुभांगिनी जैन जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट विभा जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सोशल एक्टिविस्ट विभा जी आपसे। अतुल सुभाष का परिवार कह रहा है कि बेटा शहीद हुआ है। मेरा सीधा सा सवाल है, अतुल सुभाष को किस किस ने मारा? भ्रष्टाचार ने, पत्नी और ससुराल वालों ने, सिस्टम ने, या फिर हालात ने? विभा जी, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? हाँ, सुन रही हूं।
मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि अतुल आपने सुभाष को आज- किस किसने मारा? भ्रष्टाचार ने मारा, परिवार ने मारा, या फिर सिस्टम ने मारा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को उठाया है, क्योंकि अभी के दशक में जो तेजी से बढ़ रहा है वो है कि परिवार और परिवार इसमें शामिल तो है ही, इसके साथ साथ सिस्टम भी का भी सहयोग मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब भी पति प्रताड़ित होके कोर्ट में या थाने में जाता है तो वहाँ भी उसे प्रताड़ना ही मिलती है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट को वो किसी के सामने पेश नहीं करने की वजह से वो थाने में भी अपनी बात को नहीं रख पाता है। ठीक है, शुभांगिनी जैन, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आत्महत्या, हम इसको ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि आत्महत्या कानूनी तौर पर अपराध है और नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जब सिस्टम से लड़ रहा हो, भ्रष्टाचार से लड़ रहा हो, परिवार से लड़ रहा हो, हालातों से लड़ रहा हो, तो उसके सामने कुछ विकल्प भी नहीं बचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतुल ने जो कहा किया वो ठीक किया, अतुल को अभी और लड़ाई लड़नी चाहिए थी, कानूनी तौर पर कानून पर विश्वास रखना चाहिए था, लेकिन जो हमारे सिस्टम में परेशानियां हैं, आदमी कहां कहां जाकर लड़े? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो हमारे सिस्टम में कुछ कमियां हैं, देखिए मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि बहुत कुछ साल पहले से ये फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था, ये जो एक चीज चली थी फेमिनिज्म। तो बेसिकली फेमिनिज्म का मतलब क्या है, लोगों ने शायद इसको बहुत अच्छे से समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि इक्वल राइट्स वो दोनों के लिए ही इक्वल है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी। पर कहीं ना कहीं हम ज्यादा जो है वो इंक्लाइंड हो गए टुवर्ड्स राइट्स फॉर फीमेल। तो आई थिंक इस वजह से फीमेल्स को तो वो सारे राइट्स मिलते चले गए और बहुत सारे राइट्स मिल गए। बट आई थिंक अब ये हाई टाइम है कि हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि अब हमें मेल्स के राइट्स की भी बात करनी चाहिए। हर केसेस में जो मेल्स हैं सिर्फ वो ही गलत नहीं होते हैं। एक ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई है सोसाइटी में, एक स्टिग्मा बन गया है कि कुछ भी हुआ है तो मेल्स की वजह से हुआ होगा, जिसकी वजह से आई थिंक आज की जो मेल्स हैं वो अपनी बात को खुले तौर पे रख नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि जो सिस्टम है वो उनको सपोर्ट नहीं करेगा, ब्लेम करेगा कि आप ही ने किया होगा, आप ही ने सब कुछ गलती की होगी। उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको ब्लेम करेंगे, वो बोलेंगे आप अपना मुंह मत खोलिए वरना नोबडी विल बिलीव यू। आई थिंक वो एक इस तरह से धीरे धीरे एक आइसोलेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये स्टेप जो कभी लेना नहीं चाहिए वो मजबूर हो जाते हैं इस स्टेप को लेने के लिए। और ये बिल्कुल आपने ठीक बोला, इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा सुसाइड की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसको कैसे कम किया जाए, कैसे सिस्टम में चेंजेस लाए जाए, कौन सी नई पॉलिसीज बनाई जाए कि हम इन चीजों पे बात ज्यादा करें, बजाय कि ये करने के लिए कि सुसाइड हुआ या ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई, हम कुछ दिन बात करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें आई थिंक इसको चालू रखना चाहिए। जो आपके न्यूज 18 के नेटवर्क से ये शुरू हुआ है, इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए कि जब तक ये राइट्स, ये पॉलिसीज में चेंजेस नहीं आते, सिस्टम में चेंजेस नहीं आते, तब तक हमें अब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ अरविंद ठाकुर जी भी हैं। अरविंद जी, चूंकि सीधे तौर पर अगर शुरुआती तौर पर मैं कह लूं तो खामी तो पुलिस विभाग में भी देखने को मिली है, क्योंकि अगर उनके ससुर की डेथ हुई शादी के बाद और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई थी और उस पूरे मामले को अतुल के ऊपर डाल दिया गया कि उन्होंने इस पूरे मामले में उनकी हत्या की है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक जो जांच रही होगी वो प्रभावित की गई होगी, तभी इतना बड़ा विलेम आया होगा और कहीं ना कहीं वहीं से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है। क्या इस तरह की चीजें पुलिस विभाग में अभी भी चल रही हैं? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और इन पर रोकथाम कैसे लगेगी? ऐसा है कि संतोष जी की अतुल के सुसाइड में 24 पन्ने का जो उसने सुसाइड नोट दिया है जी, हम लोग अपने सर्विस करियर में एक आध पन्ने का ही सुसाइड नोट देखते थे जी। 24 पन्ने का जो सुसाइड नोट है, ये साबित करता है संतोष जी
कि प्रताड़ना की सारी सीमाएं टूट गई थी और इस पे केस दर केस लादा जा रहा था अतुल पे, और 40 बार उसको तो जौनपुर आना पड़ा था बेंगलोर से। तो मैंने वो प्रताड़ित इस कदर हो गया था 2 साल में 120 बार। क्या आजकल होता क्या है, जो कोई हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आजकल हम देखते हैं डॉरी डेथ का कोई केस हुआ, लड़की आग लगा लेती है शरीर में और सुसाइड कर ली, लेकिन जब FIR होने आता है तो उसके लड़की के मायके वाले हस्बैंड को तो ब्लेम करते ही करते हैं, पूरा उसके ननद नंदोई भैंसुर मैंने सबको इंटायर जो वहां नहीं भी रहता है। और हमारे पुलिसकर्मी क्या करते हैं, जो DYSP रैंक के पदाधिकारी होते हैं, उनको सुपरवाइज करना रहता है, वो चूंकि उन पे कोई ब्लेम ना है, सब पे चार्जशीट कर देते हैं, सब पर आरोप सत्य करार देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि कोई एक के चलते ही ये घटना घटी है। खैर उस औरत को के चलते जो है सबको, यहाँ जो है दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये भी अतुल भी और पत्नी भी, और पढ़े लिखे परिवार में ऐसी घटना है। पुलिस का तो फेलियर है ही है, आप गलत सलत अब उस पर आप ला दिएगा केस। न्यायालय के बारे में तो उन्होंने कहा और रीता कौशिक के बारे में ब्लेम ही लगाया है, तो नाक के नीचे पेशकार 5 लाख की पैसा मांग मांगता की हो। गई थी। हाँ, तो ये पूरा सिस्टम जो है ऑलमोस्ट जो है, इसके लिए जुडिशरी भी रिस्पॉन्सिबल है और पुलिस महकमा तो रिस्पॉन्सिबल है ही, चूंकि अगर सही तरीके से अनुसंधान पुलिस करती तो आज अतुल की जान नहीं जाती। सही तरीके से अगर पुलिस ने अपना काम किया होता तो अतुल आज जिंदा होते, उनको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। बहुत बड़ा कमेंट है। और मेरे साथ बिल्कुल राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वकालत करते हुए कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं। राकेश जी, लगातार आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे और प्राथमिकी तौर पर यह आपको भी मालूम पड़ जाता होगा कि जो केस है वो कितना सही है और कितना फर्जी है। उसके बावजूद देखिए, इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको जब लगता है कि पुलिस हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है, जब हमको लगता है कि समाज हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है, जब हमको लगता है कि हम सब तरफ से प्रताड़ित हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अदालत हमारे साथ खड़ी होगी। और इस पूरे मामले में अदालत भी भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लग रहे हैं। जी, ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि जब कानून बना है, ये जो कानून बना है, ये इसका एक उद्देश्य है। इस कानून का उद्देश्य था कि जो महिलाएं जिनके ऊपर मानसिक क्रूरता, फिजिकल असॉल्ट होता था, दहेज के लिए उत्पीड़न होता था, उनसे उनको बचाने के लिए किया गया था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसका दुरुपयोग हो गया, शुरू हो गया। लोगों ने दुरुपयोग करने के बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए। और ये आपको मैं बताऊं कि ये क्या होता है कि जब केस आता है, जैसा आपने कहा कि हमें पता चल जाता है, अब इसमें आप देखेंगे कि इनके ऊपर 9 केस थे। आप देखिए इनके सुसाइड पे एक केस नहीं था, 498 था, DV था, मेंटेनेंस था इनको। तो वो क्या होता है कि एक व्यक्ति बड़ा कितने तरह के 40 हियरिंग उन्होंने करी। तो यहाँ पुलिस, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं बाकी पैनल के जो लोग हैं उनकी भी बात मान रहा हूँ कि ये बहुत ही बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं लोग। और राकेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। पुलिस अतुल जी के जो भाई हैं विकास जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हालांकि ये वक्त नहीं है स्वागत करने का, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में अतुल के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि वो इतने परेशान हो गए, इतने ज्यादा टूट गए कि उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया? विकास जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जुड़ गए विकास जी, हमारे साथ जुड़ गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर से बाहर है, इसीलिए थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। विकास जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। जो स्थिति बनी हुई है परिवार के साथ, पहले तो बहुत विकट स्थिति आपके परिवार पर आई हुई है, लेकिन
पिछले 5 सालों से 2019 में उनकी शादी हुई थी और उससे 2024 में उन्होंने सुसाइड की है, तब तक ऐसा क्या क्या हुआ विकास के साथ जिससे वो इतना टूट गए कि उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा? एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप? मैं अतुल जी की मनोदशा को समझना चाह रहा हूं कि जो आदमी 5 साल तक, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो एआई जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, वो आदमी इतना परेशान हो सकता है, पढ़ा लिखा समझदार कानून का जानने वाला, वो इतना परेशान हो सकता है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा सकता है, तो वो कितना ज्यादा प्रताड़ित रहा होगा? उस प्रताड़ना के पीछे की कहानी मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। सर, अगर आपने उसके वायरल वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसने एक एक चीज के बारे में बात किया है। उसने बताया है कि इंडिया में क्या लीगल सिस्टम है, इंडिया में कैसा लीगल सिस्टम है, इंडिया में क्या करप्शन की चीजें चल रही हैं जी, और कैसे लॉ का मिसयूज करके जो भी लॉ बने हैं निर्भया कांड के बाद लॉ में इतने ज्यादा प्रावधान डाल दिए गए हैं अगेंस्ट मेन कि आज उसी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसी दुरुपयोग की वजह से मेन को हरासमेंट मिल रहा है। ऐसा देश में कोई कानून, कोई लॉ नहीं है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैं जाके अपनी गुहार लगा सकूं किसी से। कोई एक ऐसा कानून नहीं है जहाँ पे अगर मैं हरासमेंट, मुझे मेरी वाइफ अगर हरास कर रही है मेंटली या समथिंग फिजिकली व्हाटएवर, तो मैं अपनी जाके चीजें कहीं किसी के सामने, किसी कमेटी के सामने या किसी जगह जाके अपनी बातें कह सकूं, बता सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई ने जो कदम उठाया है वो एक देश के लिए और देश के लिए एक जगाने का काम किया है। जिस तरह से भगत सिंह ने अपनी फांसी लगा के देश को एक बार झकझोर दिया था, उसी तरह आज भी मुझे लगता है मेरे भाई ने जो किया है वो देश को जगाने के लिए किया है ऐसा। और मुझे लगता है कि जस्टिस इज ड्यू, उसका जो वर्ड था वो हमें चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज में संज्ञान ले। स्यू मोटो जैसे वो महिलाओं के ऊपर जैसे स्यू मोटो वो संज्ञान लेती है, वैसे हम चाहते हैं कि मेन की अगर इस तरह की चीजें हो रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ साल पहले उन्होंने बताया था कि सेक्शन 498 जो है वो कैसे 98% जो है वो फेक केसेस फाइल किए जा रहे हैं। कैसे शादी के बाद जब डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो डाउरी और ये सारी चीजों के ऊपर केस 100% आपको फाइल कर, एडवोकेट आपके जो है वो करवा के ही देंगे किसी भी हालत में कि डाउरी का तो केस पक्का बनता है, चाहे वो दिए हो या ना दिए हो, एट एनी कॉस्ट। जब अतुल पर एक के बाद एक केसेस लग रहे थे तो उस दौरान क्या अतुल की आपसे बातचीत होती थी? सर, वो सारी चीजें, मेरे से बड़ा भाई था, वो कभी नहीं चाहता था कि हमारे ऊपर कोई चीजें आए या मेरे बूढ़े माँ बाप को कभी कुछ चीजें फेस करना पड़े। कभी वो हमारे साथ चीजें, इतनी सारी चीजें कभी उसने शेयर नहीं किया। वो फैमिली में किसी से शेयर नहीं करते थे अपनी परेशानी? इतनी बड़ी परेशानी, जितनी बड़ी परेशानी उसने जो उस वीडियो में रिकॉर्ड किया है, उसे ये परेशानी हमने कभी नहीं उसे देखा, कभी नहीं हमारे साथ शेयर किया। अदरवाइज हम शायद उसको निकाल पाते इस जगह से, और इस तरह के अगर वो चीजें सोच रहा था या करता तो फिर मैं पक्का, मैं या मेरे पापा से बहुत वो फ्रैंक रहता था, पापा से हमेशा हर चीज लगभग शेयर करता था। तो पापा से भी उसने उस दिन जिस दिन उसने ये काम किया है 1 घंटे करीब बात करी है, लेकिन कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि वो इस तरह की चीजें सोच भी सकता है या कर भी सकता है। घर कब से नहीं आए थे वो? 3 से 4 महीने या 6 महीने कह सकता हूँ मैं, 6 महीने अप्रोक्सीमेट नहीं आए थे। जब भी वो कोर्ट जाता था तो घर आता ही था, घर आके तब जाता था वापस बैंगलोर, या फिर छुट्टियां रहती थी, या फिर बीच में 1-2 डेट्स अगर एक के बाद एक डेट है अगर तो 2-3 दिनों के लिए बीच में घर ही आ जाता था। बिकॉज बैंगलोर जाना इज मतलब आप समझ रहे हो कि एक 50,000 मतलब एक बार आने और जाने का लगता है बाई फ्लाइट अगर आप आ रहे हो यूपी और जा रहे हो तो उस टाइम पे वो इतनी जल्दी की वजह से वो डेट्स मिल रहे थे तो वो कई बार घर पे रुक जाता था और उसके बाद फिर वापस वो केस हैंडल करके फिर जाता था वहाँ। ठीक है विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, लेकिन जो विपदा इस समय आप पर आई हुई है, जो गम आप पर टूटा हुआ है, उसको हम समझ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को संभालेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय की कमी है। एक व्यक्ति जो लगभग 4 साल से रोज घुट घुट कर मर रहा था, लेकिन अब उसने वास्तविकता में मौत को गले लगा ली, तो सिस्टम और रिश्तेदार की पोल खुल गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायिक व्यवस्था का सच सामने आ गया है। ऐसे में अब कई सवाल मुंह भगारे खड़े हैं, जैसे महिलाओं के हर अधिकार पर आवाज उठाने वाला समाज क्या पुरुषों के अधिकार पर भी मुट्ठियां तानेगा? जीते जी तो अतुल को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मौत के बाद मिलेगा? फिर कोई अतुल सुसाइड के लिए लाचार ना हो, क्या इसके लिए न्यायिक व्यवस्था अपने भीतर झांकेगी? इन सवालों पर मंथन बहुत जरूरी है। बहस बिहार में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।